ठीक है, आज अपन पढ़ रहे हैं सीरीज एलसीआर सर्किट। दिस इज पेज नंबर 1 and now discussion about series LCR सर्किट। ठीक है, सीरीज LCR सर्किट। सीरीज LCR सर्किट सीरीज LCR सर्किट में एक इंडक्टर लगाए हमने, फिर एक कैपेसिटर लगाए और एक रेजिस्टेंस लगाए L, C एंड देन R एंड दिस इज अप्लाइड वोल्टेज। ये अप्लाइड वोल्टेज है L, C एंड देन R। अप्लाइड वोल्टेज इज V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा t। किसी इंस्टेंट पे इस पे VL वोल्टेज, इस पे VC वोल्टेज और इस पे VR वोल्टेज। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे, इसमें मान लो करंट I फ्लो हो रहा है इस सर्किट पे, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन एट एनी इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट पे, एट एनी इंस्टेंट t पर जो अप्लाइड वोल्टेज है VL प्लस, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, मतलब एनी टाइम t पे VLT प्लस VC ऑफ t प्लस VR ऑफ t इज इक्वल्स टू V, ये अप्लाइड वोल्टेज की इक्वल है। आप इस इक्वेशन को KVL से भी देख सकते हैं, KVL से भी अपन इस इक्वेशन को लिख सकते हैं, बट मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो VL ऑफ t इज L di अपॉन dt प्लस Q by C प्लस IR इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी के फॉर्म पे इस इक्वेशन को लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। इसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, LCR सर्किट के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। ठीक है, समझ गए? ये एनी इंस्टेंट पे हमने लिखा है। तो VL मतलब वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर कॉइल, VC मतलब वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, VR मतलब वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, और इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, तीनों का सम ये किसके इक्वल है? यहाँ पे अप्लाइड वोल्टेज के इक्वल है। ठीक है, तो इसको रीअरेंज करते हैं हम, इसको रीअरेंज कर दें di अपॉन dt प्लस R अपॉन Li प्लस 1 अपॉन LC इंटू Q इक्वल्स टू V रहेगा। V बाई L आप लिखोगे, और रीअरेंज करते हैं अपन इसको चार्ज के फॉर्म पे अगर लिख दें तो d स्क्वायर Q अपॉन dt स्क्वायर प्लस R अपॉन L dQ अपॉन dt प्लस 1 अपॉन LC इंटू Q इक्वल्स टू V नॉट अपॉन L और साइन ओमेगा t। आप इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हो। देखो, करंट किसके इक्वल होता है? I इज इक्वल्स टू dQ अपॉन dt। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को करंट बोलते हैं, तो करंट की जगह पे dQ अपॉन dt लिखोगे तो ये डबल डेरिवेटिव बन जाएगा। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सीरीज LCR सर्किट। तो आपको कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं कि सीरीज LCR सर्किट की डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, बट इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन सिलेबस में नहीं है, तो आप इनको सॉल्व नहीं करेंगे। हम दूसरी मेथड लेते हैं, दैट इज फेसर डायग्राम मेथड, और फेसर डायग्राम मेथड से हम इसको निकालते हैं या इसको कैलकुलेट करते हैं फेसर डायग्राम मेथड से, कि भाई सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है। ठीक है ना, और बाकी का जो कैलकुलेशन है। तो फेसर डायग्राम मेथड ये है कि आप यहाँ पे फेस ड्रॉ करोगे इस तरह से, करंट आपने इधर ले लिया और करंट के डायरेक्शन पे आपको हमेशा क्या लेना है? VR लेना है। VR और करंट हमेशा साथ में चलते हैं, सेम फेज में चलते हैं। VL 90 डिग्री से आगे चलता है और VC 90 डिग्री से पीछे चलता है। तो अब आपको इन तीनों का रिजल्टेंट निकालना है। मतलब यहाँ पे अभी आपके पास में फिर से तीन केस अराइज होंगे।
ठीक है, यहां पर भी आपको 3 केस अराइज होके मिलेंगे। ठीक है ना, 3 केस कौन कौन से मिलेंगे? यहाँ पे 3 केस की VL ग्रेटर हो जाए किससे? VC से, या VC ग्रेटर हो जाए VL से, या फिर ये दोनों इक्वल हो जाए तो क्या होगा? ठीक है ना, तो यहाँ पर भी आपको 3 केस अराइज होते हुए मिलेंगे। तो अभी आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, पेज नंबर 1 का इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, पेज नंबर 1 इस पेज का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। हो गया सर। हो गया। तो अब अपन आगे देखते हैं यहाँ पे कि 3 केस कौन कौन से मिलते हैं यहाँ पे इस फेसर डायग्राम पे। ठीक है, नाउ पेज नंबर 2, दिस इज पेज नंबर 2। अब इसमें फिर से मैं सर्किट ड्रॉ कर दे रहा हूँ। दिस इज इंडक्टर, दिस इज कैपेसिटर, दिस इज रेजिस्टेंस L, C and then R, and this is applied voltage V equals to V naught sin ओमेगा t, और ये सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो फेसर डायग्राम को मैं एक बार और ड्रॉ कर दूं। इधर पे करंट हो गया, इस साइड पे हो गया आपका VR, इधर पे हो गया 90 डिग्री पे आगे VL, और 90 डिग्री पीछे क्या बन गया आपका VC बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर 3 केस अराइज होते हैं। नाउ देयर आर 3 डिफरेंट केसेस, और 3 केस क्या क्या अराइज हो सकते हैं यहाँ पे कि VL इज ग्रेटर देन VC, मतलब इससे ये निकल के आएगा कि XL ग्रेटर देन XC हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप ऐसा ले लो VL ग्रेटर देन VC। दूसरा केस VL लेस देन VC, दैट इज XL इज लेस देन XC। और तीसरा केस VL इक्वल्स टू VC, दैट इज XL इक्वल्स टू XC। XL और XC अगर बराबर हैं, देखो अभी इस पे ये 3 केस अराइज हो गए। अगर मान लो VL ज्यादा है VC से, तो नेट वोल्टेज आगे चलेगा। नेट वोल्टेज आगे चलेगा मतलब अगर ये केस आता है तो V लीड्स I, और अगर मान लो ये केस आता तो V लैग्स I, मतलब करंट पीछे चलेगा, वोल्टेज आगे चलेगा। और अगर ये केस है तो फिर करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज, V एंड I आर इन सेम फेज में रहेगा। और इस कंडीशन को बोला जाता है रेजोनेंट कंडीशन। ये जो कंडीशन है जिसमें अगर ये बराबर है, दिस इज कॉल्ड रेजोनेंट कंडीशन। ये रेजोनेंट कंडीशन कहलाती है। ये रेजोनेंट कंडीशन बन जाएगी कि VL और VC की वैल्यू अगर सेम है तो रेजोनेंट कंडीशन, कि भाई सर्किट रेजोनेंस कंडीशन पे है या रेजोनेंट कंडीशन पे है। अब मैं यहाँ पे एक केस ले लूं क्योंकि ये दोनों तो सिमिलर ही हैं कि भाई एक आगे एक पीछे, और इसको हमको अलग से डिस्कस करना पड़ेगा। ये दोनों एक साथ ही अपन डिस्कस कर लेते हैं। मान लो यहाँ पर लेट VL इज ग्रेटर देन VC है, तो फिर जो फेसर डायग्राम बनेगा उस पे करंट I इधर आ गया, आपका VR इधर बन गया, और VL माइनस VC आपका ऊपर आएगा, जिससे नेट वोल्टेज आपका इधर पे आ जाएगा, और ये फेज डिफरेंस हो गया पाई का। तो नेट वोल्टेज इज गिवन बाय अंडर रूट VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। ये नेट वोल्टेज है, इंस्टेंटेनियस नहीं है, ये नेट वोल्टेज की हम बात कर रहे हैं। तो नेट वोल्टेज किसका रिजल्टेंट है? इन तीनों का रिजल्टेंट है, इन दोनों का और इसका साथ में यहाँ पे। तो अब आप इसको क्या लिखोगे? IRMS इंटू जेड, क्योंकि जो अप्लाइड वोल्टेज है यहाँ पर V, ये जो अप्लाइड वोल्टेज है V,
इसकी आरएमएस वैल्यू कैसे लिखी जाएगी, वी आर एम एस इज इक्वल्स टू हमेशा कैसे लिखा जाएगा, आई आर एम एस इंटू जेड, या फिर वी नॉट पीक वैल्यू आई नॉट इंटू जेड। ये हमेशा फिक्स है ये, तो इसको ध्यान पे रखना आपको, ये फिक्स है कि भाई इनका कैलकुलेशन ऐसे ही होती है। तो वी की जगह में आई आर एम एस इंटू जेड लिखोगे, और फिर यहाँ पे अगर आपको VL की RMS वैल्यू चाहिए तो ये आ जाएगा आई आर एम एस इंटू एक्सएल। VC की RMS वैल्यू चाहिए तो आई आर एम एस इंटू एक्ससी, आपको इस तरह से कैलकुलेट करना है। और VR की RMS वैल्यू अगर चाहिए आपको तो VR की RMS वैल्यू आई आर एम एस इंटू कैपिटल R, आपको इस तरह से कैलकुलेट करना है। ठीक है ना, तो कैलकुलेशन के तरीके हैं, मतलब ये फिक्स है ये कैलकुलेशन, मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर में आपको जो कैलकुलेशन है वो इसी तरह से करने, फिक्स है बेटे ये कैलकुलेशन आपके। तो अब यहाँ पर आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आपका जाएगा दिस इज आई आर एम एस इंटू एक्सएल माइनस आई आर एम एस इंटू एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आई आर एम एस इंटू आर का होल स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई कर दो तो जो सर्किट का इंपीडेंस आगे, क्योंकि आई आर एम एस सब में कॉमन निकल के कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा आपका एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सो दिस इज द इंपीडेंस ऑफ सर्किट। तो सीरीज एलसीआर सर्किट का इंपीडेंस इस फार्मूले से दिया जाता है। और अगर आपको सीरीज एलसीआर सर्किट पता है कि भाई सीरीज एलसीआर सर्किट को कैसे सॉल्व करना है, तो आप एलआर सर्किट सॉल्व कर सकते हो, सीआर सर्किट सॉल्व कर सकते हो, एलसी सर्किट सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर यही पता है आपको तो। अगर मान लो इसमें से मैं सी को गायब कर दूं, सिर्फ एलआर सर्किट है, तो आप यहां पर से किसको हटा दोगे, एक्सी वाले टर्म को हटा दोगे, बाकी पूरा वही केस है, सब कुछ सेम है, सारे टर्म आपके सेम है। तो अगर आपको सीरीज एलसीआर बहुत अच्छे से कर लिया, 5-10 बार करके डाल लो इसको, तो आप क्या कर सकते हो, फिर एलआर सर्किट सीआर सर्किट को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जरूरत ही नहीं बचती, क्योंकि एक ही सेम पैटर्न है, सब कुछ आइडेंटिकल है, यहाँ पे सॉल्व करने का तरीका सेम है। तो इसमें वोल्टेज आगे चल रहा है, फेज डिफरेंस की अगर हम बात कर लें यहाँ पे, तो tan phi इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, दैट इज VL माइनस VC का मॉड ले लेना डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आ जाएगा आपका VR, और सॉल्व करोगे तो XL माइनस XC का मॉड डिवाइडेड बाय कितना बचेगा, R बचेगा। तो फेज डिफरेंस आप इस तरह से निकालोगे यहाँ पे। और करंट की वैल्यू IRMS अगर आपको निकालना है तो VRMS डिवाइडेड बाय जेड कर देना, और पीक वैल्यू अगर आपको करंट की निकालना है तो दिस इज गिवन बाय V नॉट अपॉन जेड से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सर्किट का पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर इक्वल्स टू किसके बराबर जाएगा, यहाँ पे cos phi इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो दिस इज VR अपॉन टोटल वोल्टेज, मतलब आप इसकी पीक वैल्यू या आरएमएस वैल्यू लिख सकते हो यहाँ पे, दिस इज आरएमएस वैल्यू डिवाइडेड बाय ये अप्लाइड वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू है, या फिर आर डिवाइडेड बाय आप इसको क्या लिख सकते हो, जेड के फॉर्म पे लिख सकते हो। ठीक है ना, सो दिस इज द पावर फैक्टर ऑफ सर्किट। पावर फैक्टर आप कैलकुलेट इस तरह से करोगे, फेज डिफरेंस का कैलकुलेशन यहां से करोगे। अब इस सर्किट में देखो, हमने कंडीशन लिया है कि VL ग्रेटर है किससे, VC से, या फिर XL ग्रेटर है, या फिर आप ये बोल सकते हो कि XL ग्रेटर है यहाँ पे XC से। तो वोल्टेज करंट को लीड कर रहा है, मतलब आपको करंट की इक्वेशन अगर लिखना है यहाँ पे, तो यहाँ कंडीशन में लिख दे रहा हूँ, इफ XL इज ग्रेटर देन XC, तो करंट की इक्वेशन आएगी I नॉट साइन ओमेगा टी -5, क्योंकि करंट पीछे चलेगा और अप्लाइड वोल्टेज कैसा चलेगा, यहाँ पे आगे चलेगा, इसलिए ये तीन केस थे। अगर मान लो XL यहाँ पर लेस देन XC होता है तो वोल्टेज की इक्वेशन ये, तो यहाँ पे करंट आगे चलता और यहाँ पे आप प्लस बना देते, और ये जो नेट आपने ऊपर बनाया वो नेट कहाँ पे बनता, आपका नीचे बनता नेट वोल्टेज। समझ गए या नहीं, हेलो, समझ गए इतना, कोई डाउट, अरे भाई समझ गए या नहीं? यस सर। ओके, अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो आप लोग जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया सर। हो गया,
अब आते हैं अपन पेज नंबर 3 पे। मैं इसको मिटा दे रहा हूं यहाँ पर से। नाउ पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 में मैं करंट को डायरेक्ट इस तरह से लिख दूं, यहाँ पे I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई हेयर पे। और फाई की वैल्यू प्लस में भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। प्लस में कब होगी ये करंट? आगे कब चलेगा? जब एक्सएल लेस देन एक्सी रहेगा। करंट पीछे कब चलेगा? जब एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी रहेगा। और सेम फेज में कब चलेगा? जब एक्सएल की वैल्यू एक्सी के बराबर आएगी। ठीक है, यहाँ पे तो आप इस तरह से लिखोगे। तो फेज डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, डिपेंड्स ऑन दीज कंडीशन। अब बात कर ले हम इस सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी की। सो व्हाट इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस सर्किट? तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा, व्हाट इज द नेचुरल। ये जो फ्रीक्वेंसी है या ये जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ली गई है, ये है अप्लाइड फ्रीक्वेंसी ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ की। सो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्किट ये किसके बराबर आएगा? दिस इज ओमेगा नॉट। और नेचुरल फ्रीक्वेंसी है सर्किट की 1 अपॉन अंडर रूट एल सी, या इसको आप 2 पाई एफ नॉट बोल सकते हो। दिस इज 2 पाई एफ अप्लाइड, आप इसको लिख सकते हो। ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी है सर्किट के, और ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी यहां से निकाली गई है। नाउ एक और केस है यहाँ पे, दिस इज केस 2, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इफ एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी है, या फिर आपका VL की जो RMS वैल्यू है ये VC की RMS वैल्यू के बराबर है, तो XL इक्वल्स टू XC। इन दैट कंडीशन दैट इज सर्किट इन रेजोनेंट। सर्किट कैसा रहेगा यहाँ पे? सर्किट इज इन रेजोनेंट कंडीशन। सर्किट यहाँ पर बेटा रेजोनेंट कंडीशन में आएगा। तो जब XL इक्वल्स टू XC है, या फिर VL की RMS वैल्यू और VC की RMS वैल्यू आपको सेम दिख रही हैं, तो आप क्या बोलोगे कि सर्किट यहाँ पर रेजोनेंट कंडीशन पे है। सर्किट रेजोनेंट कंडीशन पे है, यही कंडीशन होती है। या आप ऐसा बोल दो कि सर्किट की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू अप्लाइड फ्रीक्वेंसी। तब भी आप बोलोगे कि भाई सर्किट कौन सी कंडीशन पे है? यहाँ पे रेजोनेंट कंडीशन पे है। तो या तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, या आप इस तरह से बोल सकते हो। तो व्हाट इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी? सिंस XL इक्वल्स टू आपने XC लिखा, तो ये हो जाएगा ओमेगा नॉट L इक्वल्स टू, या ओमेगा इक्वल्स टू XL इक्वल्स टू ओमेगा L। एक्चुअल में जब आप XL निकालते हो तो ये अप्लाइड फ्रीक्वेंसी इनटू इंडक्टेंस होता है, और XC जब आप निकालते हो तो ये अप्लाइड फ्रीक्वेंसी, सॉरी 1 अपॉन अप्लाइड फ्रीक्वेंसी इनटू C के बराबर होता है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? 1 अपॉन ओमेगा C। ओमेगा मतलब ये अप्लाइड फ्रीक्वेंसी है, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन LC। दिस इंप्लाइज ओमेगा इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट LC। और ये क्या लिखा था मैंने कि भाई सर्किट की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है 1 अपॉन रूट LC के बराबर है, तो ये किसके इक्वल आ गया यहाँ पे? दिस इज इक्वल्स टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो जब सर्किट रेजोनेंट कंडीशन पे होता है, तो उस सर्किट की या सर्किट में जो आपने अप्लाइड फ्रीक्वेंसी दिए हो वो सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाता है। तो अगर ये कंडीशन है तो हम बोलेंगे कि भाई सर्किट अब रेजोनेंट कंडीशन पे, रेजोनेंट कंडीशन पे सर्किट होता तो और भी कुछ कंडीशंस मिलके आती कि भाई सर्किट का इंपीडेंस क्या हो जाएगा, सर्किट का पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, करंट और वोल्टेज में क्या फेज डिफरेंस बचेगा। तो ये तो यहाँ पर दिख ही रहा है कि अगर XL और XC की वैल्यू बराबर होगी तो फेज डिफरेंस जीरो हो गया, मतलब करंट और वोल्टेज यहाँ पे दोनों कैसे चलेंगे? सेम फेज में चलेंगे। तो ये कुछ चेक करने के लिए रहता है, बट रेजोनेंट कंडीशन के लिए आप ध्यान रखो ये केसेस होते हैं, इस तरह से आपको देखना है।
फिर मैं न्यूमेरिकल बताऊंगा तो और क्लियरिटी आ जाएगी इस पे। अभी आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, जल्दी से ले लो इस पेज का स्क्रीनशॉट। हेलो, हो गया। हो गया? हो गया ना? आगे बढ़ूं मैं अब? यस सर। देखो ये एलसीआर सर्किट आपको दिख रहा है, और यहाँ पे आप करंट की इक्वेशन आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस आप फाई लिखोगे। इस पे सर्किट का जो इम्पीडेंस है, जो कैलकुलेशन होते हैं, सर्किट का इम्पीडेंस इज गिवन बाय अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। दूसरा पॉइंट आ जाएगा आई नॉट कैसे निकालोगे, वी नॉट अपॉन जेड, और आई आर एम एस कैसे निकालोगे, वी आर एम एस अपॉन जेड, ठीक है। फेसर की कहानी, फेस डिफरेंस की, ये बता ही दिया मैंने यहाँ पे। तीसरा पॉइंट आ जाएगा tan फाई इक्वल्स टू एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइडेड बाय आर। आप इसको मॉड में ले सकते हो यहाँ पे, tan फाई कि कौन लीड करेगा या लैग करेगा, ये यहाँ पर से निकल जाएगा। एंड फोर्थ पॉइंट पावर फैक्टर cos फाई इज इक्वल्स टू आर अपॉन जेड। एंड फिफ्थ पॉइंट एवरेज पावर, तो एवरेज पावर इक्वल्स टू होता है वी आर एम एस इंटू आपका आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। तो ये कैलकुलेशन ही होते हैं इसमें, ऑल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर में। आप इम्पीडेंस निकालो, ये कहानी लिखो, ये कहानी लिखो। एंड सिक्स पॉइंट ओमेगा नॉट दैट इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्किट। नेचुरल फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है, 1 अपॉन रूट एल सी के बराबर क्या होती है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये फिक्स कैलकुलेशन है। तो अब हम रेजोनेंट कंडीशन पे देखते हैं कि भाई अगर रेजोनेंट कंडीशन आ रहा है तो फिर क्या होता है। रेजोनेंट कंडीशन जब आती है तो क्या होता है, नाउ एट रेजोनेंस, एट रेजोनेंस, रेजोनेंस कंडीशन की अगर हम बात करें तो क्या क्या आएगा, अप्लाइड फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो, या अप्लाइड फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी। दूसरा पॉइंट आप एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी बोल सकते हो। व्हाट इज एक्सएल, ओमेगा अप्लाइड इनटू एल, एंड व्हाट इज एक्सी, 1 अपॉन ओमेगा अप्लाइड इनटू सी, दिस इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। फिर तीसरा पॉइंट अगर ऐसा है तो सर्किट का जो इम्पीडेंस है ये मिनिमम हो जाएगा, और मिनिमम इम्पीडेंस किसके बराबर बचेगा, आर के बराबर, क्योंकि ये टर्म हो गया आपका जीरो। और सर्किट में अब करंट की जो वैल्यू है, करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। करंट की जो पीक वैल्यू है ये बेटा मैक्सिमम हो जाएगी, या आरएमएस वैल्यू भी मैक्सिमम होगी, एंड दैट इज इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन आर के बराबर हो जाएगा। फिफ्थ पॉइंट, फेज डिफरेंस जीरो, पावर फैक्टर प्लस 1, एंड जो एवरेज पावर डिसिपिएट हो रहा है ये किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस के प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा। ये सब रेजोनेंस कंडीशन को बताता है। मतलब अगर क्वेश्चन में ये भी दिया है कि भाई सर्किट का इंपीडेंस मिनिमम हो गया, किसके बराबर हो गया, मिनिमम होके आर के बराबर हो गया है, करंट सर्किट में मैक्सिमम हो गया है, तो आप क्या बोलोगे कि हाँ सर्किट रेजोनेंस कंडीशन पे है। तो अगर आप इंपीडेंस का ग्राफ देखते हो फ्रीक्वेंसी वाइज,
ये इम्पीडेंस का ग्राफ है फ्रीक्वेंसी वाइज, इधर इम्पीडेंस इधर फ्रीक्वेंसी लिया मैंने, दैट इज अप्लाइड फ्रीक्वेंसी। तो इम्पीडेंस का ग्राफ कुछ इस तरह का मिलेगा आपको, और जहां पर अप्लाइड फ्रीक्वेंसी अगर नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर रहेगी तो यहाँ पे इम्पीडेंस आपका मिनिमम होगा, दैट इज इक्वल्स टू आर, रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। तो इम्पीडेंस का ग्राफ ऐसा बनता है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट लेके आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, उसकी जरूरत नहीं है आपके पास। ये इम्पीडेंस की इक्वेशन और फ्रीक्वेंसी लेके आप ड्रॉ करोगे तो ये इम्पीडेंस का ग्राफ ऐसा बनेगा। तो जहां पर इम्पीडेंस मिनिमम होगा उसको भी आप क्या बोलोगे, रेजोनेंट कंडीशन बोलोगे। और करंट की जो पीक वैल्यू है उसका ग्राफ अगर आप देखोगे अप्लाइड फ्रीक्वेंसी के साथ में, तो जब रेजोनेंट कंडीशन आएगी तो सर्किट में पीक वैल्यू भी बढ़ेगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो सर्किट में पीक वैल्यू भी बढ़ जाती है। ये यहाँ पे दिस इज ओमेगा नॉट इक्वल्स टू ओमेगा अप्लाइड, और सर्किट में करंट की वैल्यू या करंट की पीक वैल्यू कैसी हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। तो ये भी हम क्या बोलते हैं कि हाँ ये सर्किट कैसा है यहाँ पे रेजोनेंट कंडीशन पे। तो रेजोनेंस कंडीशन को चेक करने के इतने सारे तरीके हैं आपके पास में। ये कौन सा नंबर का पेज है, 4 या 5? हेलो, कौन सा है, 4 है या 5 है? हेलो, कौन सा पेज है? सर 4। 4 है, ठीक है। सो दिस इज पेज नंबर 4। तो ये पूरी कहानी हो गई यहाँ पे फिर से, मतलब ये पूरा सर्किट का जो सॉल्यूशन ना बस इस पे बेस्ड है, इस पे डिपेंड है या इस तरह से बेस्ड है। अभी आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इस पेज का। हो गया सर। हो गया। अब आते हैं अपन इसमें शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। एक और पॉइंट है यहाँ पे डिस्कशन का, दैट इज शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। पेज नंबर 5। पेज नंबर 5, sharpness of resonance in series LCR circuit V equals to V naught sin omega t. Sharpness of resonance, sharpness of resonance, और इसको Q फैक्टर भी हम बोलेंगे, क्वालिटी फैक्टर अपन इसको बोलते हैं, दैट इज नोन एज Q फैक्टर या क्वालिटी फैक्टर। तो देखो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस में एक टर्म होता है दैट इज नोन एज बैंडविड्थ। तो व्हाट इज बैंडविड्थ? बैंडविड्थ मतलब डेल्टा ओमेगा फाइनल फ्रीक्वेंसी माइनस इनिशियल, या ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। ये इस तरह से आप लिखोगे। दो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है वेयर ओमेगा 2 एंड ओमेगा 1 आर applied frequency for which जो एवरेज पावर है, ठीक है, एवरेज पावर की जो मैक्सिमम वैल्यू आती है दैट इज एट रेजोनेंस, उसका हाफ हो। तो ये ओमेगा 1 और ओमेगा 2 वो फ्रीक्वेंसी है जब मैक्सिमम पावर एवरेज पावर की वैल्यू कितनी आती है, 1/2 आती है, या फिर VRMS इंटू IRMS अपॉन कितना लिख सकते हो, इसको 2 के बराबर लिख सकते हो। या फिर जो मैक्सिमम करंट है, मतलब करंट एट रेजोनेंस का 1/√2 के बराबर, करंट एट रेजोनेंस में जो करंट होता है उसमें 1/√2 टाइम्स के करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी रहेगी उसको आप, उनका डिफरेंस को आप बैंडविड्थ बोलोगे। मतलब ये इस तरह से आएगा, यहाँ पे ओमेगा अप्लाइड आपने लिया और यहाँ पे आपने मान लो करंट लिया, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा ऐसा। तो ये
जो करंट है यहाँ पर का, दिस इज करंट करस्पॉन्डिंग टू रेजोनेंट वैल्यू, और ये हो गया आपका ओमेगा नॉट। तो यहाँ पे इस करंट के लिए आई नॉट मैक्सिमम करंट के लिए 1/√2 के करस्पॉन्डिंग आपको दो फ्रीक्वेंसी मिलेंगी, एक ओमेगा 1 मिलेगी और एक यहाँ पे क्या मिलेगी, ओमेगा 2, या फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग टू हाफ ऑफ द एवरेज पावर एट रेजोनेंस, आप ऐसा बोल सकते हो। तो ये दो फ्रीक्वेंसी आपको मिल रही है उस करंट के करस्पॉन्डिंग या एवरेज पावर के हाफ के करस्पॉन्डिंग। तो इन दो फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस होता है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, दैट इज नोन एज बैंडविड्थ, इसको बैंडविड्थ बोलते हैं। एंड विदाउट कैलकुलेशन मैं ये जो बैंडविड्थ है इसको डायरेक्ट लिख दे रहा हूं मैं विदाउट कैलकुलेशन, कि भाई ये बैंडविड्थ किसके इक्वल आती है, ठीक है। ये बिना कैलकुलेशन के लिख रहा हूं मैं, आप कैलकुलेट कर सकते हो, बट इस कैलकुलेशन में एक बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन है, बट मैं उस डिस्कशन पे नहीं जा रहा हूँ, ठीक है ना। बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन है, मतलब डेरिवेशंस है, तो हम उस डेरिवेशन पे नहीं जा रहे हैं यहाँ पे। तो मैं डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ, इसमें आपको फार्मूला दे रहा हूँ कि हाँ ये बैंडविड्थ के करस्पॉन्डिंग फार्मूला है, ठीक है। एंड इट्स वैल्यू इज गिवन बाय R/L, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी को हम बोल रहे हैं यहाँ पे, और ये वैल्यू किसकी इक्वल होती है, दैट इज इक्वल्स टू R/L। तो ये जो बैंडविड्थ आती है दिस इज R/L की इक्वल होती है ये बैंडविड्थ। तो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस या क्वालिटी फैक्टर किसको बोलते हैं, जो क्यू फैक्टर होता है रेजोनेंस के लिए, या क्वालिटी फैक्टर किसके बराबर होता है, ये क्यू फैक्टर इज इक्वल्स टू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ का जो रेशियो आता है, डिवाइडेड बाय रेशियो ऑफ बैंडविड्थ डेल्टा ओमेगा। तो ये है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा नॉट, या आप नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोल सकते हो, डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ, इसका जो रेशियो होता है इसको बोला जाता है क्वालिटी फैक्टर। ये क्वालिटी फैक्टर होता है, तो इसको ध्यान रखना बस इक्वेशन को, ये क्वालिटी फैक्टर किसके बराबर है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ के रेशियो को क्या बोलते हैं हम, क्वालिटी फैक्टर बोलते हैं। ये क्वालिटी फैक्टर होता है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और बैंडविड्थ का रेशियो, ये क्वालिटी फैक्टर होता है। अब आप इसको अलग अलग तरह से लिख सकते हो क्वालिटी फैक्टर को, तो क्यू वैल्यू भी बोलते हैं इसको, दिस इज ओमेगा नॉट अपॉन डेल्टा डब्ल्यू, और ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या है, दिस इज 1/रूट के अंदर LC, और बैंडविड्थ किसके बराबर, यहाँ पे R/L के बराबर है। तो आप जब इसको लिखोगे तो 1/R√L/C बचेगा। तो ये क्यू वैल्यू है सर्किट के लिए, सीरीज LCR सर्किट के लिए क्यू वैल्यू है। ये कैसे आ गया देखो, ओमेगा नॉट 1/√LC, बैंडविड्थ R/L, इसको सॉल्व कर दोगे तो 1/R रूट के अंदर L/C बचेगा। तो क्वालिटी फैक्टर कौन कौन सी क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है ये देख लो आप। क्वालिटी फैक्टर किस किस पे डिपेंड कर रहा है, क्वालिटी फैक्टर इंडक्टेंस पे, कैपेसिटेंस पे और रेजिस्टेंस पे। तो रेजोनेंस शार्प कब होगा, शार्प रेजोनेंस मतलब ये ज्यादा ऊंचा दिखेगा आपको, शार्पनेस ज्यादा रहेगी। तो शार्पनेस कब ज्यादा रहेगी, जब बैंडविड्थ कम रहेगी, और लेस शार्प कब रहेगा, जब बैंडविड्थ ज्यादा रहेगी। समझ गए या नहीं, बैंडविड्थ जितनी ज्यादा शार्पनेस उतनी कम। तो बैंडविड्थ ज्यादा कब होगी, क्योंकि बैंडविड्थ R/L है, सर्किट का रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा सर्किट में उससे बैंडविड्थ उतनी ज्यादा होगी, और जो रेजोनेंस है वो उतना लेस शार्प होगा, कम शार्प होगा। समझ गए या नहीं, क्लियर हो गया ये, कोई डाउट इस पे, हेलो क्लियर हो गया कि कोई डाउट है, हेलो समझ गए या नहीं, हेलो अरे कुछ तो बोलो भाई। यस सर। हाँ अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो आप जल्दी से। सर शांतनु वेटिंग में। ले लिया ना बेटा, एंटर किया ना उसको, ले लो अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। हो गया सर। हो गया। अभी देखो क्वेश्चन करते हैं अपन, अब इसके सीधे सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं अपन। मैं इस पेज को मिटा दे रहा हूँ, पेज नंबर 5 को।
क्वेश्चन देखते हैं इसके, मिटा दूं इसको, पूरा हो गया ये डिस्कशन, थ्योरेटिकल डिस्कशन इतना इसका। अब पेज नंबर 6 पे आते हैं हम। पेज नंबर 6। देखो पेज नंबर 6 में क्वेश्चन देख रहे हैं अपन, न्यूमेरिकल देख रहे हैं। यहाँ पे आपको एक सर्किट दिख रहा है जिसपे इंडक्टेंस लगा है, कैपेसिटर लगा है और रेजिस्टेंस लगा हुआ है। मैं इसको ऐसा कर देता हूँ, बीच में रेजिस्टेंस लगा दिया मैंने यहाँ पे और फिर कैपेसिटर लगा दिया। यहाँ पे एक वोल्ट मीटर है VL, फिर ये एक वोल्ट मीटर है VR, फिर ये एक वोल्ट मीटर है VC, फिर एक वोल्ट मीटर ये है जो किसके अक्रॉस में लगा है, VL और R के अक्रॉस में। एक वोल्ट मीटर ये हो गया V2 जो L और R के बीच में लगा है, और एक वोल्ट मीटर ये हो गया पूरा जो तीनों के अक्रॉस में लगा है। और फिर यहाँ पे एक अमीटर लगा हुआ है और ये अप्लाइड AC वोल्टेज ये 200 वोल्ट एंड 100 रेडियन पर सेकेंड है। ठीक है, अब मैं इनकी वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, कैपेसिटर की वैल्यू कितनी है, इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी है लिख देता हूं मैं। नाउ द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज 400 ओम, सॉरी 40 ओम, एंड एक्सेल की जो वैल्यू है आपने इसको 100 रेडियन लिखा है। इंडक्टेंस है 0.4 हेनरी और कैपेसिटेंस है 1 मिली फेरेड। तो ये डेटा दिया हुआ है यहाँ पे आपको। आप क्वेश्चन समझ गए होंगे कि क्या करना है आप लोगों को, क्वेश्चन समझ गए है ना क्या करना है। क्या करना है, ये अमीटर ये सभी वोल्ट मीटर की आपको रीडिंग बताना है। क्वेश्चन समझ गए या नहीं, क्वेश्चन समझ गए? यस सर। सभी वोल्ट मीटर्स की रीडिंग बताना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालो। अगर आपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी सबसे पहले इसलिए निकालो, नेचुरल फ्रीक्वेंसी अगर अप्लाइड फ्रीक्वेंसी के बराबर है तो आपके कैलकुलेशन आधे हो जाएंगे, ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं बचेगी। 1/√LC, 1/रूट के अंदर 0.4 और ये 1 मिली फेरेड है, मतलब 10⁻³ फेरेड। ठीक है, तो सॉल्व करने पे नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी इसकी, 1/4 इंटू 10⁻, आप -4 लिख दोगे, 10⁻+4/4, 10⁻²/2, this is 100/2, so this is 50 रेडियन पर सेकेंड। तो दिस इज नॉट इक्वल्स टू अप्लाइड फ्रीक्वेंसी, मतलब नेचुरल फ्रीक्वेंसी 50 है जबकि अप्लाइड फ्रीक्वेंसी कितनी, 100 रेडियन पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ, ये सर्किट रेजोनेंस कंडीशन में नहीं है, मतलब आपको अब सारे कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले जब अगर ऐसा आ गया तो अब आपको क्या कैलकुलेट करना, पहले एक्सएल निकाल लो। एक्सएल इक्वल्स टू ओमेगा अप्लाइड इनटू एल होता है।
अप्लाइड फ्रीक्वेंसी, कभी भी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से नहीं काउंट करना, कैलकुलेट नहीं करना। सो दिस इज 100 इंटू 0.4, तो ये आ गया आपका 40 ओम। फिर आप XC निकाल लो, 1 अपॉन ओमेगा अप्लाइड इंटू C, सो दिस इज 1 अपॉन 100 इंटू 10 टू द पावर -3, तो ये कितना बचेगा सॉल्व करने पे, 10 टू द पावर -1 या 10 ओम बचा। ठीक है, एक्सएल निकाल लिया, XC निकाल लिए, रेजिस्टेंस 40 ओम दिया ही हुआ था। अब सर्किट का इंपीडेंस निकालो, तो इंपीडेंस ऑफ सर्किट विल बी गिवन बाय XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। आप वैल्यू पुट कर दो, दिस इज 40 माइनस 10 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, सो दिस इज 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, आंसर इज 50 ओम। तो सर्किट का इंपीडेंस कितना आ गया, 50 ओम सर्किट का इंपीडेंस आ गया। अब सर्किट का इंपीडेंस आ गया तो आपके काम बहुत आसान हो गए। अमीटर की जो रीडिंग है दैट इज IRMS, IRMS मतलब VRMS अपॉन Z, और ये जो 200 वोल्ट दिया है ये बाय डिफॉल्ट क्या होता है, RMS वैल्यू होता है। यहाँ पे RMS वैल्यू आपकी 200 वोल्ट अपॉन 50, मतलब जो RMS करंट ये कितना आ रहा है, 4 एम्पियर का RMS करंट आ रहा है, समझ गए। अब बाकी के कैलकुलेशन, अब आप VL वोल्ट मीटर की रीडिंग देख लो, दैट इज IRMS इंटू XL, तो 4 इंटू 40 इक्वल्स टू 160 वोल्ट। फिर VC वोल्ट मीटर की रीडिंग दैट इज IRMS इंटू XC, दैट इज 4 इंटू 10 इक्वल्स टू 40 वोल्ट आ गया। फिर आपको अब क्या निकालना है, यहाँ पे VR कैलकुलेट करना है। अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से आगे बढ़ रहा हूँ, मैं जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। हेलो, ले लो जल्दी से, कैलकुलेशन देखते जाओ। फिक्स से बेटा हो गया सर। कैलकुलेशन, हर एक क्वेश्चन के कैलकुलेशन एक ही पैटर्न के यहाँ पे। अब VR वोल्ट मीटर की रीडिंग, तो VR वोल्ट मीटर की रीडिंग मतलब IRMS इंटू R, दिस इज 4 इंटू 40 इक्वल्स टू 160 वोल्ट आ गया। अब V1 वोल्ट मीटर की रीडिंग, तो V1 वोल्ट मीटर किसके अक्रॉस में लगा है, L और R के, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका VL वोल्ट मीटर की रीडिंग का स्क्वायर प्लस VR वोल्ट मीटर की रीडिंग का स्क्वायर रूट। सो VL की रीडिंग कितनी थी आपकी, 160 का स्क्वायर प्लस 160 का स्क्वायर, सो 160 रूट 2, ये इस वोल्ट मीटर की रीडिंग है। सिमिलरली V2 वोल्ट मीटर की रीडिंग अगर आप देखोगे तो ये किसके इक्वल आएगा, VC वोल्ट मीटर की रीडिंग का स्क्वायर प्लस VR वोल्ट मीटर रीडिंग का स्क्वायर, सो दिस इज 160, सॉरी VC कितना है आपके पास में, 40 का स्क्वायर प्लस 160 का स्क्वायर। आप इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा V2, और जो तीनों के अक्रॉस में लगा दैट इज इक्वल्स टू अप्लाइड वोल्टेज, मतलब RMS वैल्यू, और ये कितने वोल्ट है यहाँ पे, 200 वोल्ट है। तो सभी वोल्ट मीटर की रीडिंग आपने यहाँ पे क्या कर दिया, कैलकुलेट कर लिया। समझ गए या नहीं, हेलो, समझ गए। अब इसमें फेस डिफरेंस कैलकुलेट करना है कि भाई फेस डिफरेंस कितने का है, पावर फैक्टर कितने का है, एवरेज पावर डिसिपेशन क्या है, कौन आगे चल रहा है, करंट आगे चल रहा है कि वोल्टेज आगे चल रहा है, जरा बताओ। यहाँ पे पेज नंबर 7 पे अपन आते हैं अभी। ये हमने सभी वोल्ट मीटर की रीडिंग कैलकुलेट कर ली है, एंड नाउ दिस इज पेज नंबर 7। अब फेस डिफरेंस निकाल लो, tan phi इक्वल्स टू XL माइनस XC डिवाइडेड बाय R, इसमें मॉड ले लेना, 40 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 40, सो tan phi इज इक्वल्स टू 3/4, मतलब phi इक्वल्स टू कितना डिग्री आ गया, 37 डिग्री आ गया। तो cos phi सीधे सीधे निकाल लो, दिस इज R by Z, R is 40, Z is 50, 4/5, मतलब 4/5 0.8 इसका पावर फैक्टर है। पावर फैक्टर भी निकाल दिए तो आप कितना एवरेज पावर इसमें डिसिपेट हो रहा है, VRMS IRMS इंटू cos phi से कैलकुलेट कर लो, 200 इंटू 4 इंटू 0.8 वाट के बराबर क्या हो रहा है, यहाँ पे पावर लॉस हो रहा है। अब सर्किट में कौन आगे चलेगा, करंट आगे चलेगा या वोल्टेज, थोड़ा सोच के बताओ कौन सी वैल्यू ज्यादा है। सिंस XL इज ग्रेटर देन XC,
अगर एक्सएल एक्सी से ग्रेटर है तो डेफिनेट सी बात है कि VL वोल्टेज आगे, VC। हाँ, तो यहाँ पे वोल्टेज आगे चलेगा करंट से, मतलब जो नेट वोल्टेज है वो ऊपर मिलेगा VL माइनस VC, और ये वाला हो गया आपका VR। तो यहाँ पर जो नेट वोल्टेज है वो ये आ जाएगा V, ठीक है, ये हो जाएगा VL माइनस VC। तो यहाँ पे वोल्टेज करंट से क्या होगा, आगे चलेगा, या वोल्टेज लीड द करंट बाय सम फेज डिफरेंस। समझ गए? समझ गए? तो इसके जो क्वेश्चंस हैं, इसके जो क्वेश्चंस होते हैं LCR सर्किट के, सीरीज LCR सर्किट के, ये फिक्स पैटर्न पे होते हैं। फिक्स पैटर्न मतलब समझ गए ना? अरे समझ गए? LCR सर्किट में अपन ने कितने Yes, sir. सर्किट पढ़े, सब में एक ही जैसा कैलकुलेशन कर रहे हैं हम, है ना, ध्यान रखो। तो ये चैप्टर बहुत आसान होता है क्योंकि इसके कैलकुलेशन आपको एक जैसे दिखेंगे। आप एक को बहुत अच्छे से कर लो, बार बार कर लो, तो सारे चैप्टर के क्वेश्चंस आपको एक ही पैटर्न के मिलेंगे। तो ज्यादा कुछ नहीं है, इसी चैप्टर बहुत ही आसान चैप्टर है ये, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।